नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। चीन से पूरी दुनिया में फैले नोवल कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान में इसका पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अभी तक इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यही नहीं, यह जानलेवा वायरस खुद में लगातार बदलाव कर 10 अलग अलग टाइप में बदल चुका है। इसी में इसका एक रूप है A2A। अभी इस वायरस के 11 प्रकार है। शोध से पता चला है कि A2A टाइप वायरस ज़्यादा खतरनाक है और यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,543 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 62 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 934 तक पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो हालात अब तक हालात जो है कंट्रोल में है, लेकिन असम में आज एक नया मामला आया है सालमरा में, वो भी मरकज से रिलेटेड। मरकज से लौटे एक व्यक्ति के संपर्क में आए एक 16 वर्षीय किशोरी आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वह लगातार जो है लगातार कंट्रोल में है। और बात करें अगर यहाँ के सिस्टम की, तो सिस्टम की खामियां लगातार हमारे सामने आ रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2 नए टेस्टिंग लैब जल्द से जल्द वो बनाए। और मिजोरम में हालात कंट्रोल में है। अगरतला में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रही स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी के चलते वहाँ पे तो बड़े पदाधिकारी को भी निलंबित किया जा चुका है। अरुणाचल में कोविड के चलते नहीं, लेकिन स्वाइन फ्लू के चलते चिंता बढ़ी हुई है। मेघालय में भी स्थिति सामान्य है और असम में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रही है। लेकिन गरीब तबके के लोग जो है आज भी, व्यवसायी आज भी उसी संकट से गुजर रहे हैं जो 30 दिन पहले से लॉकडाउन शुरू होने से पहले जैसी स्थिति थी, आज भी वैसी स्थिति है। एक तो काम बंद है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। डुमडुमा के एक चाय बागान से ये खबर आई कि वहाँ जो चाय बागान के मजदूर है उन्हें राशन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि सरकार की ओर से 100 रुपये की जो आर्थिक मदद की बात कही गई है वह भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और बागान प्रबंधन की हरकत देखिए कि उनकी मदद करने की बजाय उन पर लाठियां भजवाई गई पुलिस के द्वारा। क्या सरकार के पास अभी तक एक सही सिस्टम नहीं बन पाया है? क्योंकि लॉकडाउन का आज 35वां दिन है, बावजूद इसके ऐसी छोटी छोटी वारदातें सामने आ रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजीत मजूमदार, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और हमारे साथ मणिपुर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता RK समरजीत जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे बिहार से एक पत्रकार राकेश कुमार मुजफ्फरपुर से। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रमोद जी, आप ही से शुरू करते हैं। चाय बागान की बात से ही शुरू करते हैं। एक तो लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं सरकार उनके लिए राशन मुहैया करा रही है, पैसे मुहैया करे। बागान प्रबंधन को इसमें समस्या कहाँ है कि उनको ठीक से मुआवजा तो छोड़िए, ठीक से उनका जो दैनिक भत्ता है, दैनिक मजदूरी, वो भी देने में आनाकानी कर रहे हैं। ये देखिए, चाय बागान, दुमदुमा के चाय बागान की ये जो घटना है ये मेरी नज़र में नहीं आई है। और चाय बागानों में ये मज़दूरों के अपने काफ़ी प्रेशर ग्रुप होते हैं, तो बहुत आसानी से प्रबंधन जो है मज़दूरों के हितों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। फिर भी ये किस तरह की घटना, मुझे पता नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो वास्तव में ये दुर्भाग्यशाली बात है। जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए। सरकार की ओर से उन्हें जो कुछ दिया जा रहा है वो उन्हें मिलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो जो उनका प्राप्य है सरकारी स्तर पर और एक बागान मजदूर के। मैं आपको रोकना चाहता हूं, इस पर आप साथ ज़्यादा खुल के बोल सकेंगे। वहाँ क्या हुआ था और लोगों ने क्या कहा था, आपको एक बार सुना लेते हैं। बहुत अत्याचार कर যোৱা 15 170 টকা কৰি পইচা কাটি দিলে। কি কাৰণত কাটিলে কাকো নকলে। আৰু কাম ল'ব লাগে হাফ ডে, কাম লৈ সবৰ পৰা ফুল ডে। हमनी जोन वस्तु के लेकर हमनी के पाइक लगी, हमनी ओटाई मांगी ही। और एक तो अस्पताल ठीक नहीं है,
यहाँ दवाई पानी नहीं रहेला, हमनी के डायरेक्ट डिब्रूगढ़ भेजा देला। आधा अवधि पैसा काट देला, आगे दौर में भी हमनी के पूरा इथी जोंडा सरकार दिले रहे सेटा नहीं पाली हमनी। जितना भी इनका ग्रीवांस था सब एड्रेस कर दिया गया था, लिख के भी दे दिया। और इन लोगों का डिमांड था आज की हाजिरी के लिए, तो भी इनके यूनियन से बोल के कि हाँ ठीक है काम में भेज दो, आज का हाजिरी हो जाएगा। सब वापस जा रहे थे कि हड़ताल एकदम से फिर क्या हुआ मालूम नहीं, मैं ऑफिस में था। इन लोगों का जो लॉकडाउन पीरियड का, जिन लोगों ने एक हफ्ता लॉकडाउन का था, एक हफ्ता काम का था, जो काम के समय में जिन लोगों ने एक भी दिन काम नहीं किया था, उन लोगों को जो लॉकडाउन पीरियड का पैसा नहीं दिया गया था उसका डिमांड था इनका। तो वो डिमांड हम लोगों ने मान लिया था कि ठीक है उस डिमांड उस पीरियड का उन लोगों को भी जो 60-70 लोग हैं उन लोगों को लॉकडाउन पीरियड का पैसा दिया जाएगा, बोल दिया कि दे दिया जाएगा। और राशन क्योंकि पे स्लिप से निकला था कंप्यूटर से, कंप्यूटर तो एक हफ्ते का ही निकालेगा, एक सप्ताह लॉकडाउन पीरियड का तो नहीं निकालेगा। तो जो एक सप्ताह का निकाला उसमें राशन, जिसमें जितना दिन काम किया था उतना ही दिन का राशन प्रिंटेड था। बाकी इससे पहले कि उनको ये चीजें समझाते कि ये सिस्टम से जनरेटेड इतना है, बाकी वाला जो है वो तो अलग होगा, ये समझने से पहले ही। तो दुमदुमा के टिप्पू के चाय बागान का ये वाकया है। और ये बागान में हम अगर हंगामा देखते हैं तो ये पूजा से पहले जो उन्हें बोनस के लिए इस तरह की हंगामा होता है, लेकिन उन्होंने साफ मजदूर जो थे वो साफ कर रहे थे कि उनके पैसे काटे गए, क्यों काटे गए नहीं पता। और बागान प्रथम दृष्टिया ये गलतफहमी का मामला मुझे जो कुछ मैंने सुना नज़र आ रहा है। बागान प्रबंधन ने भी अपनी ओर से सफाई दी है, लेबर अपनी बात कह रहे हैं। बात इतनी सी है कि अगर लेबर का कुछ प्राप्य है, बागान प्रबंधन या कोई भी बागान में, दुमदुमा के एक बागान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये एक आपदा की घड़ी है, विपदा की घड़ी है, अप्रत्याशित ये क्षण है लोगों के लिए। तो जो उनका प्राप्य है उन्हें मिलना चाहिए बागान प्रबंधन को, या किसी भी फैक्ट्री में जहाँ भी काम हो रहा है। वैसे तो चारों तरफ लॉकडाउन है, पर जो धीरे धीरे खोला जाएगा, तो मेरी तो यही अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि मजदूर है, निचले तबके के लोग हैं, उनसे सहानुभूतिपूर्वक पेश आना चाहिए और उनका जो प्राप्य है वो तो उन्हें देना ही चाहिए। प्रबंधन अगर अपनी ओर से इस संकट की घड़ी में उनकी कुछ मदद कर सके तो वो और भी बेहतर होगा। जी हाँ। और कोरोना वायरस के शोध में जो बात सामने आई है कि 10 या 11 प्रकार अपना स्वरूप बदल रहा है और A जो है बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। और आज जो निचले असम के सालमरा में जो केस आया है एक 16 वर्षीय लड़की का, जमात से वो कहा जा रहा है कि वो क्वारंटाइन में रह के 14 दिन वापस गई थी और अब जाके फिर वो पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता का विषय है जिस तरह से कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, हमारे राजनेता भी स्वरूप बदल रहे हैं। भाजपा की बात करें तो उनके कुछ नेता काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी कर रहे हैं, ये गलत होगा। लेकिन अभिजीत मजूमदार हमारे साथ है, आपके प्रदेश अध्यक्ष इस बीच कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या कहेंगे? स्टेट प्रेसिडेंट। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं है, जो राज्यसभा का लास्ट डे था और राज्यसभा में उधर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वो प्रेजेंट होने का बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू होने का बाद वो लोग नहीं आ पाया। और जो जैसे कुछ वेस्ट बंगाल में बीजेपी एमपी और तृणमूल कांग्रेस का एमपी, वो लोग खुद का फंड से स्पेशल फ्लाइट से आया, उस टाइप का व्यवस्था हुआ नहीं। लेकिन दिल्ली रहते हुए भी कांग्रेस का जो काम करना है कर रहा है। आपको मालूम है आसाम का सबसे फास्ट जो रुपया एमपी फंड से गया वो पुद्दुत बदुली सब फर्स्ट किया, और उसका बाद रिपुन बोरा भी 1 रुपया दिया। और हर जगह में, प्रत्येक गांव में, सब जगह कांग्रेस का आदमी काम कर रहा है। और अभी हाँ, एक बात तो जरूर, जो विरोधी हिसाब से जिस टाइप को जो खमती है, जिसको उठाना पड़ेगा उतना उठा नहीं पा रहा है। क्यों? प्रेसिडेंट दिल्ली में है और विरोधी हिसाब से कुछ स्पोक्समैन बोल रहा है, तो ये तो स्वाभाविक बात है। पूरा हमारा यहाँ में जैसे पहले भी हम बोला, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। दिल्ली से जुड़ना और दिल्ली से गाइड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है तो शायद जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन है या नेता है उनमें वो मनोबल की कमी है। इस वक्त तो हम आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस वक्त हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को ये राह तो दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। देखिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना है और पॉलिटिक्स नहीं भी करेगा। तो अभी कैसे नॉर्थ ईस्ट का एक कोरोना वायरस से हम लोग निकल पाएगा वो सोचेगा, सब पॉलिटिशियन वही सोच रहा है। हमारा हेल्थ मिनिस्टर असम का वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में देना चाहिए सबको, इंडिया गवर्नमेंट को और हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, कोरोना का जो टेस्ट किट जो चाइना से आया वो कैसे गलत निकल गया। अरे जिसका ऊपर लोग आदमी का जान का खतरा है, जो टेस्ट का ऊपर कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का सवाल है, वो अगर जाली हो गया, इमीडिएट हम बोलेगा ये कांग्रेस का तरफ से डिमांड कर रहा है इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी होके जो दोषी है उनको सख्त सजा देना चाहिए। जो अभी क्यों ऐसे घटना हुआ। आर.के. समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत मजूमदार कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि चाइना से जो किट आया उसमें खामियां पाएगी, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्या कहेंगे? सीबीआई इंक्वायरी भी रंजीत बाद में होगा। मजूमदार जी कह रहा है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे आगे तो क्या है कि हम लोग को एक नज़रिया देखना ज़रूरी हो गया। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य यानी कि 8 स्टेट के अंदर में फ्री कोरोना जोन 5 को हो गया। दुख इस बात का है कि ये आपके असम, मेघालय और मिज़ोरम को अगर ये पूरा ठीक नहीं होता तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन अहम बात तो यही है कि फिर भी मुख्यमंत्री महोदय असम के सर्बानंद सोनोवाल जी ने उन्होंने कदम उठा के जो आगे लाया, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग के लिए उन्होंने जो किया है, 50 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी मीडिया वालों के लिए रखा है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और मैंने अभी भी सुना है कि चाय बागान में जो थोड़ा बहुत जो हो रहा है, ये तो कुछ ऐसा चीज़ है कि जगह वहाँ ठीक से नहीं पहुँच जाता है, उसमें तो कहीं न कहीं तो आर.के. समरजीत जी, आप मुझे सीधे जवाब दीजिए। अभिजीत मजूमदार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे बिल्कुल सहमत नहीं है। जो जो बोलेगा वही बोलने दीजिए, क्योंकि ये मेरा उत्तरदायी नहीं है। फिर भी यहाँ कुल मिला के इस मुल्क के लिए अगर देखना होगा कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो सारे जनता जानते हैं। इसके बारे में अभिजीत जी और मेरे बीच में जो ये बोलने से ये मसला हल्का नहीं होंगे। सामने आया परिस्थिति को देखकर हमको क्या करना है। आज भी देखिए, अभी कम्प्लीटली 1 महीना होने के बाद कहाँ कहाँ नियंत्रण आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं सबसे अहम बात तो ये है, मैं असम की बात कर रहा हूँ। जैसे तैसे लाइफलाइन का हर जगह असम से होता है, तो असम अगर ख़राब होगा तो सारे स्टेट खराब होगा। इसीलिए असम के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। आपके पॉजिटिव के अंदर में एक्टिव पॉजिटिव पाया गया है। चलिए ठीक है, असम के लिए आप दुआ कर रहे हैं, असम वासी बहुत खुश होंगे। और आपके वहाँ पे जो मास्क वगैरह गया था उसमें भी खराबी आई थी, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई की योजना बनी है वहाँ पे? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सख्त कार्रवाई की। जो सप्लाई दिया है उसके ऊपर में कार्रवाई भी कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ डाल रहा हूँ, 120 किलोमीटर जो फाका रास्ता म्यांमार और मणिपुर की तरफ में जो हो रहा है, उसी में फेंसिंग कंप्लीट होके वहाँ पे मणिपुर पुलिस और इंडियन रिजर्व बटालियन और बीएसएफ वालों इसको घुसपैठ के नियंत्रण को तोड़ने वाला लोगों की ऊपर में सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरा तैयारी में हैं। और फ़िलहाल एक चीज़ भी मैं आपको दे रहा हूँ, वह तबलीग जमात की बात कही आपने कुछ मिनट पहले। यहाँ में भी एक महाशय है जो मुसलमान है, वो आज दिल्ली से आया है, उसको भी पॉजिटिव से आज नेगेटिव पाया गया है। और खुश इस बात का कि हमारे जो लड़की जो है बेटी, वो 4 बार नेगेटिव अब हो गया है, तो उसका कोई खतरा नहीं। फिर भी गवर्नमेंट उसको सलाह दे रहा है कि इसको बाहर ना जाए, तुम अपने कमरे में रहो
और सारे सुविधा अगर आपको नहीं मिल पा रहा है वो भी मिलेगा। साथ साथ यहाँ में 136 क्वारंटीन जो कर रहा है उसके ऊपर में गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे निगरानी रखे हैं। और साथ साथ एक चीज़ भी मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग वहाँ तड़प रहा है, पैसे की कमी रह गया। जहाँ जहाँ आसामी हो चाहे मणिपुरी हो, कोई दिल्ली में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ रहते उसको ले आने के हम लोग योजना बना रही है। कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ था वेरी रिसेंटली, कल हमने कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ कि वो गुवाहाटी में स्ट्रांडेड होके हमारे 90 लोग रह गए हैं गुवाहाटी मणिपुर भवन में। जी हाँ। उसको हम लोग व्यवस्था कर रहा है। अगर नागालैंड खुले, असम अगर ब्लू हिल सर्विस या वगैरह ट्रांसपोर्टेशन खुले हैं, जल्द से जल्द इन लोगों को राहत मिलने के लिए 90 लोगों को वो विद्यार्थी के साथ वहाँ जो पढ़ा है वो जरूर हम लोग निकालने की कोशिश करने में हम लोग योजना बना के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कोटा से जो 400 के करीब स्टूडेंट आए थे वो अपने खर्चे पे आए थे। निश्चित तौर पर मणिपुर सरकार अगर अपने स्टूडेंट को वापस लाने की योजना बना रही है तो इसकी तैयारी कर चुकी होगी। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। प्रमोद जी, अभी तक अब अभिजीत जी ने इस संकट की घड़ी में भी सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन इनके अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है रिपुन बोरा वो फील्ड में कहीं दिखे नहीं अभी तक। कैसे गाइड करने पता नहीं, इनकी मांग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सीबीआई की मांग तो एक राजनीतिक जुमला बन चुका है कि कोई भी घटना हो तो सीबीआई की मांग। बात तब होती कि चीन से माल आया, चाइना से माल आया, किट आई, वो किट को हमने प्रयोग किया होता, कहीं भी आई है, और उसके बाद किसी कुछ नतीजे पे हम पहुंचते और वो जो इस किट से जो कुछ होता वो गलत होता तो बात अलग होती है। IMCR उसको बैंड किया है। किट आते ही पता चल गया। आपकी बातें करो, IMCR ने उसको बता दिया वो खराब है, उसको चाइना लौटाने की व्यवस्था हो रही है। चलिए, वो एक अपना तकनीकी मामला है। चीन का माल वैसे भी कैसा होता है ये भी अपने आप में एक जुमला बन चुका है। तो क्यों लिया? ये तो मुझे नहीं लेना चाहिए ना। पता क्यों लिया। हम लोग का टैक्स का पैसा से लेता है, कोई गवर्नमेंट अपना पैसा से खरीदता नहीं। मेरे ख्याल से हम लोग का टैक्स का इस स्थिति में जब एक युद्धकालीन स्थिति है, इस स्थिति में क्यों बाहर से डुप्लीकेट माल आएगा? इसके लिए जिम्मेवारी कौन है? आम जनता भुगत रहा है, आम जनता अभी विपद है, आम जनता का पास खाने का पैसा नहीं है, लेबर का पास कुछ नहीं है, तो इसीलिए मांग रहा है। और एक बात कर रहा हूं, और एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए, इस टाइम एक जो अच्छा होता इस मौके पर आप रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। एक बात सुनिए। हाँ बोलिए। इस मौके पर जो हम लोग का रिजर्व बैंक का जो आपातकालीन फंड है वो गवर्नमेंट किस लिए खर्चा कर लिया? गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेके बजट करके उसका बावजूद जो आपातकालीन फंड को खर्चा कर लिया, इस टाइप का फंड को खर्चा नहीं करना चाहिए। अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो हाल है, अभी जो आदमी का जो हाल है, अभी किसान का जो हाल है, इस टाइम ही तो आपातकालीन फंड को खर्चा करना होगा। सरकार के ऊपर आप चार्जशीट बनाइए, सरकार के ऊपर आप आराम से सरकार के ऊपर आप शौक से चार्जशीट बनाइए, एक चार्ज सरकार के ऊपर लगाइए। आप पार्टी के प्रवक्ता है, आपको पूरा है कि आप सरकार को अकाउंटेबल ठहराएं, सरकार से जवाब मांगे। पर आज इस कार्यक्रम में जब हम कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत से गंभीर मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे मसलन कि 3 तारीख के बाद मतलब कोविड से हम एग्जिट कैसे कर पाएंगे। 40 दिन से देश, 35 दिन से देश लॉकडाउन में है, 40 दिन का लॉकडाउन पीरियड है। इस लॉकडाउन से ये बात सही है कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन होने से लॉकडाउन करने से भी कुछ नहीं होगा। मैं बोल लेता हूँ, आप बोलिएगा। आप सरकार के ऊपर पूरी चार्जशीट आप बनाइए, पूरी एक कार्यक्रम में पूरी चार्जशीट रखिए। सारे कार्यक्रमों को आप, सारी बातों को आप रखिए, रैंडम टेस्टिंग, सरकार की सारी खामियों को आप उजागर कीजिए। पर मैं कुछ गंभीर बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो गंभीर बात यह है कि इस लॉकडाउन से हम निकलेंगे कैसे। अब बात आ गई निकलने का। 40 दिनों का लॉकडाउन होने वाला है। 40 दिन कि इस लॉकडाउन के बहुत से फायदे हुए हैं, ये विश्व स्तर पर इस बात की सराहना की गई है। पर हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते। इस लॉकडाउन से तो निकलना होगा, आम आदमी की जिंदगी को पटरी पर फिर से लाना होगा, अर्थव्यवस्था की चिंता करनी होगी। ये बात तो है नहीं कि हम तब तक का इंतजार करें जब कोविड का लास्ट पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ढंग के सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम में भी शुरुआत में दिखाया कि इस वायरस में
वो मादा है कि जलवायु और तापमान के हिसाब से ये अपना फीचर्स को, अपने कैरेक्टर को बदल लेता है, उस अनुरूप ढाल लेता है। बिल्कुल पॉलिटिकल तो पार्टियों का बिल्कुल रंग बदल लेता है, गिर की तरह रंग बदलता है। तो ये तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। पर इसी स्थिति के बीच में हमें इकोनॉमी को भी चलाना है, किस तरह से चलाएं। सरकार ने, असम सरकार ने भी एक निर्णय लिया कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं ग्रीन जोन की, उन्हें खोल देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरह के निर्णय से इकोनॉमी पटरी पे आने वाली है नहीं। सरकार को अब क्या 40-35 दिन के लॉकडाउन में हमने ये देख लिया है कि कौन से हॉटस्पॉट एरिया जिनको रेड जोन हम कहते हैं, कौन से ऑरेंज जोन है, कौन से ग्रीन जोन है। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू करनी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो शुरू करनी होगी, साथ साथ जो रैंडम टेस्टिंग की बात अभिजीत मजूमदार जी कह रहे थे वो भी चलती रहनी होगी। क्योंकि सिंगापुर का केस हमारे सामने है। सिंगापुर में हुआ ये था कि वहाँ कोविड से उन्होंने ऐसा लगा कि विजय पा ली है, बहुत अच्छा मेडिकल सिस्टम है, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, धनाढ़ देश है, किंतु वहाँ फिर कोविड-19 ने सर उठा लिया। तो टेस्टिंग जारी रहनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को, वियतनाम बोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को हमें वर्ल्ड मानते में रहना होगा। वियतनाम ही एक देश है। पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे शुरू की जाए, ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। मेरे ख्याल में खुदरा दुकानें खोलनी होगी, स्टैंड एलोन जो शॉप्स है वो भर खोल देने से नहीं होगा। देश की, कल प्रधानमंत्री से बात हुई, देश की अमूमन सारी राज्य सरकारें, उनका खजाना खाली है, वो केंद्र से अनुदान मांग रही है, जीएसटी का उनका जो प्राप्य है वो मांग रही है। आय के साधन उनके बंद हो चुके हैं, तो उनके आय के साधन खोले जाने चाहिए। आय के साधन क्या हो सकते हैं? सरकार को जीएसटी रिजीम आने के बाद में फ्यूल से अपना टैक्स मिलता है, एक्साइज से टैक्स मिलता है। शराब की सारी दुकानें 2-3 दिन के लिए असम में खुली थी, फिर बंद कर दी गई। शराब को लेकर हमारे देश में बहुत हिपोक्रेसी है, हम बहुत पाखंडी हैं। शराब को लेकर देश में हिपोक्रेसी है। शराब की दुकानें पूरी देश में खोल दी जानी चाहिए, जिससे कि एक्साइज का रेवेन्यू सरकार को मिलना शुरू हो। ये आपके कार्यक्रम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा खासा एक्साइज रेवेन्यू मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब शुरू होगी, जब सड़कों पे वाहन दौड़ेंगे, तो जो फ्यूल है उससे सरकार को टैक्स मिलेगा। अभी फ्यूल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किस रेट में देती है? जो कंपनियां हैं केंद्र सरकार की कंपनियां, केंद्र सरकार की इसलिए कहता हूं कि पीएसयू है उनका, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा स्टेक उनमें है। इसलिए तो तेल का प्राइस बढ़ा दिया ना। तेल का प्राइस बढ़ाना वर्ल्ड में कम है, बोल के तेल का प्राइस बढ़ाया। इकोनॉमी की बात में नहीं कर रहा हूं। तो उस बात सुनिए, रिजर्व बैंक का आपातकालीन फंड को खर्चा करके अब आम जनता का पैसा जो तेल का ऊपर एक्साइज बढ़ाया और दारू का बात बोला, दारू का भी 20% बढ़ा रहा है। अच्छा बात है, लेकिन दारू का 2-3 रोज खुलिए ना, एक रोज खुलने से, एक सप्ताह में एक रोज खुलने से जितना टैक्स आएगा, भाजपा प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हैं। आप भाजपा प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हैं, मैं निरपेक्ष व्यू दे रहा हूं। हम भी निरपेक्ष बोल रहा है, आप कांग्रेस जनता का तरफ से बोल रहे हैं, जनता पार्टी से पूछिए, सरकार से पूछिए, नहीं बोल रहा है, सरकार से पूछिए, सुनने की आदत डालिए। सुनिए, इतना नुकसान है इसका ऊपर पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो और भी कंपनी बंद हो जाएगा। जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स है, जहाँ पर ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें खोल देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो लेबर है उनको काम मिलेगा। इस श्रेणी में जब हमने राशन की सारी दुकानें खोल दी है, मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कहता, किंतु जो मिठाई शॉप जिनको हम कहते हैं वो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होती हैं, वो बहुत सारे लेबर उनमें काम करते हैं, बहुत लोगों को रोजगार उनसे मिलता है। उस तरह की दुकानें जब खुलेंगी तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिए तो है, पर वो कहाँ से खरीदें खाने का सामान, उनको सुविधा होगी। इसके अलावा भारत में अभी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि जगह जगह हजारों लाखों लोग एक राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं, खासकर हिंदी स्टेट के लोग हैं। बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग फंसे हुए हैं। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये राज्यों का मामला नहीं है, केंद्र सरकार इसके ऊपर एक नीति बनाए जो सर्वभारतीय हो, जिसको सारे लोग माने। इसमें मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एविएशन सेक्टर भी हमारा बंद पड़ा है, उसे भी बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है। एविएशन सेक्टर से रेलगाड़ी नहीं शुरू की जा सकती है, क्योंकि रेल से कौन कब कहाँ उतर जाए उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। बसों से लोगों को लाया जा सकता है, एविएशन सेक्टर को शुरू करके लोगों को लाया जा सकता है। उसमें प्रायोरिटी तय की जा सकती है कि पहले वृद्धों को मौका दिया जाएगा, फिर छात्रों को मौका दिया जाएगा, फिर जो लोग ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ पैरामीटर्स ठीक किए जा सकते हैं। एक व्यवस्था उनके लिए और की जा सकती है, जिससे कि हमारी कमर तोड़ रही जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, हमारे जो होटल संबंध है, कि आप पेड क्वारंटीन की व्यवस्था कीजिए। एयरपोर्ट से लोग आएंगे, 14 दिन के लिए क्वारंटीन में जाएंगे, वो अपने
मर्जी मर्जी की होटल तय कर लें, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार, जहां उनको जाना हो जाए। उन होटलों में सरकार ये व्यवस्था करें कि जो कोविड-19 से निपटने के प्रोटोकॉल के तहत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, एसओपी है, उस एसओपी को मानेंगे और वो पेड क्वारंटीन में रहेंगे। क्योंकि हजारों लोगों को क्वारंटीन में रखना सरकार के बस की बात नहीं है। जो लोग कुछ भी पे नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो सरकार ने अपने स्तर के ऊपर जो क्वारंटीन की सुविधा दी है, वो लोग वहाँ रहेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ज़्यादा लोगों को एक साथ लाने में हम सक्षम होंगे। एविएशन सेक्टर भी चलना शुरू होगा, चलना मतलब रोल करना शुरू करेगा। जो बंद पड़ी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, उसमें भी थोड़ी जान आएगी, क्योंकि होटल्स में जो क्वारंटीन करेंगे वो पेड क्वारंटीन होगा। तो इस तरह से इकोनॉमी को धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आपने जो प्रवासी मजदूरों की बात कही, यूपी बिहार के जो हिंदी बेल्ट है वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बहुत जल्द बिहार से पत्रकार राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस अपना चेहरा बदल रही है। वो वायुमंडल में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, अपने आप को ढाल रही है। अब तक 10 प्रकार के कोरोना वायरस जो है वो 10 प्रकार के रूप में अपना रूप बदल चुकी है, ये शोध में कहा गया है। और भारत जैसे विशाल देश में ऐसे मौक़ों पर भी राजनीति जो है जारी है, इसको लेकर बहुत दुखद बात है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिजीत मजुमदार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आर.के. समरजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ मणिपुर से, मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता है आर.के. समरजीत जी। प्रमोद तिवारी ने कुछ बातें कही कि हमें अब ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन जब 3 तारीख से को ख़त्म होगा तो हम अपनी ज़िंदगी को, अपने अर्थव्यवस्था को अब कैसे पटरी पर ला सके, इसके लिए काम करना होगा। क्या कहेंगे? तो काम तो करना ही होगा। देखिए 4 दिन के अंदर में हमारे किसान भाइयों खेती में जाके अगर ये शुरुआत करना शुरू कर दिया है, और ख़ास तौर पे मणिपुर में जगह जगह में जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा इलाकों में डीजल और पेट्रोल मिलना शुरू कर दिया, तो पब्लिक को अगर नुकसान से थोड़ा राहत मिल गया है और धरती माँ हमको पुकार रहा है, तो हम उसी के अंदर में जाकर हम कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या है कि बाहर से आने वाला चीज़ होगा तो आपके वहाँ नाबरूप से होकर या नारगजुना से होकर जो सामान जो है फर्टिलाइज़र, रसायन वगैरह और बीज जो लाना है, ये सब को देखकर असम राज्य के अंदर में हम लोग डिपेंड कर रहा है, क्योंकि असम इज़ द ओनली पार्ट, तो वहाँ सब कनेक्शन जोड़ जाता है। तो असम के लिए भी हम भगवान से बार बार मन्नत मांग रहा हूँ भगवान से कि जल्द ठीक हो जाए। शुक्र है भगवान का कि यहाँ तक अभी कोई ऐसा चीज़ नहीं आया असम स्टेट में कि तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 तारीख के बाद सब कुछ सामान्य होगा। इसके लिए सरकार के साथ आम जनता को भी पूरे एफर्ट के साथ काम करना होगा। मजदूरों की कमी होगी, क्योंकि और यही जी हाँ, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे पास इस वक्त आर.के. समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार से राकेश कुमार जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं। राकेश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो है उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका एक सुझाव था कि सरकार को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। शायद ये नीतीश कुमार के हवाले से आपने कहा था, नीतीश कुमार ने मांग की है कि केंद्र सरकार को एक पूरे सभी के लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ मदद हो। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार से कितने मजदूर होंगे जो देश के अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं, और बिहार सरकार क्या कर रही है उनके लिए? जी नमस्कार। जहाँ तक बिहार की बात है, कोरोना को लेकर पिछले 1 सप्ताह से बिहार में केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। प्रवासी मजदूरों की समस्या झेलने वाला बिहार देश में लगभग प्रमुख राज्यों में शामिल है। बिहार के तकरीबन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 17 से 18 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, जिनके लिए लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार एक समान नीति नहीं बनाती है, तब तक हम उन लोगों को अपने यहाँ लाने में असमर्थ रहेंगे। फिलहाल राज्य सरकार अपने स्तर से
मजदूरों को जो मदद दे रही है, 1,000 रुपए के प्रत्येक मजदूर को उनके खाते में दिए जा रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार जी ने मांग की थी प्रधानमंत्री से कि तमाम राज्यों के लिए एक मानदंड बनाया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग वहाँ की सरकारें मजदूरों को वापस और छात्रों को वापस बुलाने के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं, और बिहार में भी सरकार पर दबाव बन रहा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि बाहर के लोग आए जिससे केसों की संख्या बढ़े। जी हाँ, तो आपके मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनके पास लगभग 25 लाख के करीब लोगों ने जो आर्थिक मदद के लिए है वो आवेदन किया था। 17-18 लोगों को वो हज़ार रुपए शायद वो दिया जा चुका है। बिहार में अचानक कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि असम की बात की करें हम, तो असम में जो है लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ भी कुछ उदंड लोग हैं जो पुलिस की मार खाए बिना मानते नहीं है, लेकिन बिहार की स्थिति कैसी है? देखा जाए तो कमोबेश बिहार में भी बहुत जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने की शिकायतें मिलती रही हैं, जहां पे पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उन लोगों को समझाने में। मुख्यतः हाट बाजारों में यह देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का काफी उल्लंघन किया जा रहा है। लोग बावजूद सरकारी निर्देश और पुलिस के प्रयासों के बावजूद लॉकडाउन को तोड़ के सबसे जो सामाजिक दूरी का जो पालन करना है उसमें लोग नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। खासकर गांव कस्बों में यह देखा जा रहा है। शहरों में अपेक्षाकृत स्थिति ठीक ठाक है, वहाँ लोग कम संख्या में निकल रहे हैं। हम आगे भी आपसे बातचीत जारी करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिजीत मजूमदार, बिहार में मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया, उन्हें अपने लोगों की चिंता है, लेकिन वो वापस उनको लाना नहीं चाहते हैं और आर्थिक मदद की जा रही है और केंद्र सरकार से एक सम नीति बनाने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आसाम से तो बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन बिहार में आसाम जैसे को भी नहीं बोल रहा है जे दारू का लाइसेंस बड़े दुकान फिर खुलो, नहीं तो हमारा टैक्स नहीं आएगा और हम सैलरी कैसे देगा। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता है जो वो कम से कम ये बात तो ठीक ही बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए। आसाम भी इस टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलिए जो हमारा जो एम्प्लॉय है वो लोग का सैलरी से माइनस नहीं करके आप लोग हम इस टाइम मदद कीजिए। हम लोग का टैक्स से ही सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है, हम लोग का पैसा से ही सेंट्रल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो टैक्स का पैसा से सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी पूरा दायित्व है जो कैसे स्टेट को चलाएगा। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये सेंटर का दायित्व बनता है कि स्टेट की मदद करे। और हमारे साथ बराक वैली के सिलचर से विक्रम सरकार जुड़े हुए हैं। विक्रम, 35वां दिन है लॉकडाउन का और खासकर गरीब लोगों की और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। असम के डुमडुमा के एक चाय बागान से एक खबर आई कि वहाँ पे प्रबंधन ने उनको जो कुछ भी उन्हें दिया जाना चाहिए मेहनताना मजदूरी, उसमें भी आनाकानी किया और जिसकी वजह से मजदूर भड़के। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। बराक घाटी में बहुत सारे चाय बागान हैं, वहाँ पे स्थिति कैसी है? हाँ रंजीत, यहाँ पे अभी तक चाय बागानों से ऐसा कोई कंप्लेन आया नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको, क्योंकि अभी तक कोई कंप्लेन आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है। डेफिनेटली वहाँ बागानों के जो लोग हैं जो डे एंड नाइट काम करते हैं उनको तकलीफें हो रही हैं। हमारे पास जो सूत्रों से खबर आता है कि जो चीज़ मुहैया करवानी चाहिए थी उन लोगों को, वो चीज़ उन लोगों को नहीं मिल रही है। और क्योंकि वो लोग बागान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते और वो लोग डरते हैं कि मुंह खोलने से शायद उन लोगों को कोई तकलीफ हो सकती है रंजीत। लेकिन एक ही हर जगह से एक ही सिनेरियो सामने आ रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो बागान के लोग हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो सरकार ने घोषणा की थी उन लोगों को मिलनी चाहिए थी। रंजीत जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद जी, 35वां दिन है, हम बहुत बार ये चीज़ चर्चा कर चुके हैं और सरकार ने कुछ नीतियाँ भी बनाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके वो चीज़ें नहीं हो रही है। चाहे ये कांग्रेस के दिनों से भी था और भाजपा जो पारदर्शिता की बात करके आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या ग्रास रूट पे हो,
चीज़ें नहीं बदल रही है और आप कह रहे हैं कि 3 मई के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, सामान्य हो जिंदगी, उसके लिए सरकार को सोचनी होगी। अब से अगर अब अगर इन गरीब मजदूरों की मदद नहीं की जा रही है तो 3 मई के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कीम आएगा और लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाएगी? जी, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि 3 मई के बाद हम 24 मार्च वाली स्थिति में नहीं पहुंचने वाले हैं। सारी ये जो बात हो रही है ना, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन रहेगा कई जगहों पर, जो हॉट स्पॉट एरिया जिनको रेड कैटेगरी में रखा गया है वहाँ लॉकडाउन रहना होगा। जो ऑरेंज और जो ग्रीन कैटेगरी के हैं वहाँ लॉकडाउन में क्रमशः रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी कोविड-19 वायरस के साथ जीना सीखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी रहेगी। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कम से कम 2 गज की दूरी वाली बात है, किंतु हम हमेशा एक लॉकडाउन में, एक आवरण में अपने आप को बांध कर नहीं रख सकते। 40 दिन का लॉकडाउन घोषित हुआ, 35 दिन हो गए, उसके अच्छे परिणाम भी आए, पर उसके अच्छे परिणाम का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा लॉकडाउन में रहेंगे। अगर लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाता तो मैं गरीब मजदूरों की बात कर रहा हूँ, उन गरीब मजदूरों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सबसे पहले ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं उनको खोला जाए, लेबर वहाँ काम करेंगे तो उन्हें मजदूरी मिलेगी, वो सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो 3 महीने की घोषणा की है कि 3 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसे 6 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। जो मुफ्त राशन वितरण की जो व्यवस्था है, जो उनके खातों में पैसे जाने की व्यवस्था है, उसे और दुरुस्त और चौकस किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत से लाभार्थी उससे वंचित रह रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रमोद जी, नागालैंड से हमारे पास ऐसी खबरें आई है, हम दिखाएंगे उसको, कि लोग जो है राशन का चावल लेने के लिए फॉर्च्यून कार में जाते हैं, तो ऐसे भी लाभार्थी है और कमोबेश पूरे देश की स्थिति यही है। देखिए इस तरह की अप्रत्याशित स्थिति में थोड़ी लीकेज होगी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई भी आदमी लाइन में लगकर राशन, सरकारी राशन या जो NGO वगैरह जो सुविधा दे रही है लेना चाहें, और अगर वो उसके लिए हकदार न भी हो पर वो लाइन में लग रहा हो, तो उसे देना पड़ेगा। आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो नहीं सकता। जब हम ये बात कर रहे हैं कि केवल ये जो राशन कार्ड है, जो BPL कार्ड है, उससे सारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसको कर देना चाहिए कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उन सभी को मिले। असम में जब आधार कार्ड नहीं है तो मैंने पहले भी सरकार को सुझाव दिया था कि एक टेम्परेरी एक राशन कार्ड जैसा दिया जाए 6 महीने के लिए, जिनके पास वो होगा उन सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी बहुत इधर उधर लीकेज होती है तो उस लीकेज को हम गौर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मैं लॉकडाउन और उसके बाद की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सारी चीज को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना है। सिस्टम को हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं। देखिए, मैं बार बार इकोनॉमी की बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार अपनी कोई भी नीतियाँ बनाए, किंतु हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सोशलिज्म का एक भूत सवार है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस ढंग के उपाय, जिस ढंग के टोटके सुझाए गए थे, अगर उनको हम अमल में लाएं, अगर मोदी सरकार अगर उनको अमल में लाती है तो हम 1990 के पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, देश में इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की एकमात्र आवश्यकता पूंजी है। आप पूंजी का फ्लो बना के रखिए, व्यापारियों को पूंजी उपलब्ध कराइए, जो लोग वेल्थ जनरेट करते हैं, जो लोग कैपिटल जनरेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, न कि उनके ऊपर आप कर का बोझ ला दीजिए। पहली बात। जहाँ तक गरीबों की बात है, आपके पास में जितना बफर स्टॉक होना चाहिए उससे 3 गुना बफर स्टॉक है। आपकी फसल अभी भी अच्छी हुई है, ठंड वाली, गर्म में भी अच्छा मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। तो जो आपके पास अतिरिक्त अनाज पड़ा है, उस अनाज को गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 70 वर्ष बाद हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि दुनिया में भारत की छवि एक ऐसी छवि जाए कि यहाँ भूखमरी के कारण किसी की मौत हुई है। हम भूखमरी के कारण किसी की मौत हो, यह तोहमत अपने ऊपर लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते आज। जी हाँ, बिल्कुल। राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, और अक्सर कहा जाता है कि बिहार गरीब राज्य है, इसीलिए वहाँ से मजदूरों को हर साल बाहर जाना पड़ता है, लाखों की संख्या में जाते हैं। रोजगार की व्यवस्था भी वहाँ अच्छी है। राकेश कुमार, क्या कहेंगे इस वक्त के जो हालात है, क्या अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनको, मजदूर जो बाहर जाते हैं, निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक तंगी के लिए ही बिहार से अन्य प्रांतों में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वो लोग जाते हैं। अब जब वो लौट के आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके मन में ये भी होगा कि अपने राज्य में ही रहकर कुछ किया जाए।
सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, लेकिन धरातल पर स्थिति कैसी है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो सरकारी राशन है उसके लिए भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कीमती वाहन में जाते हैं वैसे लेने के लिए। बिहार में भी ऐसा ही दृश्य होगा? क्योंकि आप पत्रकार है, आप घूमते हैं, आपको मालूम होगा। क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक सारे लोग जानते हैं, बिहार में काफी संख्या में लोग बाहर के राज्यों में अपनी आजीविका को लेकर जाते आ रहे हैं और अभी भी कमोबेश वह स्थिति नहीं है कि बिहार अपने सारे मजदूरों को अपने यहाँ काम दे सके। सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, योजनाओं का संचालन भी हो रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितने प्रवासी मजदूर हैं, अगर उनके 1/3 संख्या में भी अगर सरकार अपने बिहार राज्य में आ जाते हैं तो सबों को काम देना बिहार सरकार के बूते के बाहर हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से अधिकतर लोग कृषि से जुड़े कार्यों में लगेंगे और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो कहा जा रहा है कि मनरेगा या 7 निश्चय के तहत नल जल योजना है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, नली गली की योजनाएं होनी है। हालांकि सरकार द्वारा बोला गया है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन बावजूद यह कहा जा सकता है कि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है और जितना कि बाहर के लोग सारे आ जाए और इनको तमाम लोगों को यहाँ काम उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में सरकार इस चीज को देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि सारे के सारे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं वह एक साथ बिहार की ओर रुख ना करें और जहां धीरे धीरे अन्य राज्यों में आर्थिक गतिविधियां जब खुलने लगेंगी तो उनके मन में भी एक जो संजस की स्थिति है वह समाप्त होगा और बहुत सारे लोग फिर से अपने काम पर जहां हैं वहीं लौटेंगे और बिहार राज्य पे बोझ नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और सरकार को राकेश हमारे साथ सबको स्टूडियो में प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है और निष्पक्ष समाचार ज्योति जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है उनके संपादक है। आपसे कुछ पूछना चाहते हो राकेश जी? जी राकेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ हाँ कि इस तरह की जो ये आपदा है, कोरोना जैसी आपदा है, बिहार जैसे राज्य के नेताओं को, वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी है, उनको सोचने का अवसर तो प्रदान करती है कि क्यों आज एक ऐसा राज्य जो देश को सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर देता है, जो जहाँ देश के सबसे ज़्यादा इंजीनियर निकल के आते हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़े, जबकि बिहार में संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है, गंगा जमुना की कृपा से वहाँ की ज़मीन उर्वरा है, तो कुछ ऐसा इंट्रोस्पेक्शन इस काल में, इस घड़ी में नहीं हो सकता कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रहकर अपनी आजीविका का सृजन करने का मौका मिले? आप नहीं समझते कि ये एक महामारी, एक आपदा ने बिहार के लोगों को ये आत्ममंथन का एक मौका दिया, इंट्रोस्पेक्शन का एक मौका दिया है? जी बिल्कुल, ये जो माहौल है उसमें तमाम लोगों को यह सोचने की जरूरत है। बावजूद एक यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी तक बिहार में जो प्रयास होनी चाहिए थी, सरकार नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसके कारण यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। सरकार का अपना दावा रहा है। नहीं, वहाँ की जातिवादी व्यवस्था क्या इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? बिहार की वहाँ अर्ध सामंती जातिवादी व्यवस्था, वहाँ से जो लोग पलायन हो रहा है उसके लिए वहाँ की अर्ध सामंती जातिवादी व्यवस्था को भी आप जिम्मेवार मानते हैं? नहीं। राकेश कुमार से संपर्क कट गया है, बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। RK समरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार के पत्रकार राकेश कुमार जो बातें कह रहे थे आपने सुना, और मणिपुर में कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं है कि मजदूरी के लिए मणिपुरी लोगों को बाहर जाना पड़े। अगर वो जाते हैं तो अच्छे काम के लिए जाते हैं, खेल के लिए जाते हैं और नौकरियों के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। जी, पढ़ाई के लिए जाते हैं। स्थिति अच्छी है। और मणिपुर और बिहार के पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बावजूद इसके मैं RK समरजीत से ये पूछना चाहता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे कई दोस्त थे मणिपुर से, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे जो है भिखारी नहीं होते हैं। किसी भी गांव में या शहर में कोई भिखारी नहीं होता है। अगर कोई बहुत गरीब होता है तो गांव के लोग मिलकर उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। यही स्थिति कमोबेश
पंजाब में भी हमें देखने को मिलती है। और चूंकि आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं है, राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या वो फिर से सब मिल के एक ऐसी व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकती है जिससे किसी को किसी पर आश्रित न रहना पड़े, लेकिन राज्य और देश प्रगति की राह पर बढ़े? देखिए रंजित, अब प्रगति की बात करें तो अब लोग 40 दिन हो चुके हैं, उसको छोड़ के येलो जोन और ग्रीन जोन को जोड़ने की कोशिश करें। तो मेरा एक सिंपल सजेशन है, ये बाकी आपके हर चीज़ को छोड़ के एक मेरे तरफ से एक विचारधारा है। वो तो क्या है कि मान के चलिए बिहार से कुछ लोग, झारखंड के कुछ लोग, ये पश्चिम बंगाल के कुछ लोग आ रहा है। अगर इस माध्यम से अगर आपको निगरानी क्या करना है, सारे के सारे वो जो स्वास्थ्यकारी विभाग यानी कि असम की पूरा टीम डॉक्टर आपके सिंहद्वार यानी कि पासीघाट यानी कि श्री रामपुर को तैनात करके उसका जो शरीर का जांच करके अगर कुछ ऐसा कागजात दिया जाता है ताकि ये चीज़ कानून नागालैंड में भी लागू किया जाता या अरुणाचल को भी किया जाता, शायद मुझे लग रहा है कि ये मेघालय में भी किया जाता, तो उनके डॉक्टर फिर ये करने के बाद द लास्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी कि मणिपुर आने में ये आशंका तो थोड़ा बहुत दूर रह जाएगा और हम काज के लक्ष्य में चला जाएगा। और बाकी एक जो समझ रही, तो मुझे लग रहा है आप शायद ये कहना चाह रहे हैं जरूरी कि है एक जो है अदृश्य इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के लिए होनी चाहिए। मैं अदृश्य इसलिए कह रहा हूँ कि व्यवस्था अगर चेकिंग की अच्छी हो जाती है तो बाहर के मजदूर जो अगर उसी के साथ साथ होती है तो नहीं आ पाएंगे। स्वास्थ्यकारी के लिए भी वो जरूरी है ना कि उसका हेल्थ प्रोविजन को देने के बाद हम लोग राजामंदी हो जाएगा कि बॉर्डर एरिया में जो लोग आ रहा है घुसपैठ करके भी वो पकड़वाया जाता है, पुशबैक किया जाता है। उसको हटने के आगे अगर ये पूरा नियंत्रण में लाया जाए, नियंत्रण में लाना होगा। आके समझिए तो हमारे साथ समय की कमी है। मैं राकेश कुमार से आखिरी बार राकेश कुमार के पास जाना चाहता हूँ। राकेश, गांव चौपाल में बहुत चर्चाएं होती है और मैं ये लोग जानने के लिए इच्छुक है कि कोरोना वायरस को लेकर जो आम लोग हैं लोगों में किस तरह की चर्चाएं होती है, बिल्कुल संक्षिप्त में बताइएगा, समय की कमी है। जी जी, गांव में अभी भी जैसा कि सब विदित है, गांव में कोरोना के लेकर एक अजीब सी वहां की स्थिति लोगों में है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोरोना इतना बड़ा महामारी इतने तो बड़े तौर पर उभरेगा, और लोग वास्तव में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी गांव में काफी हद तक इसको लेकर जागरूकता की कमी दिख रही है। जी राकेश कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद तिवारी, आखिरी वक्तव्य लेना चाहूँगा। पूरे 35 दिन के माहौल को अगर आप समराइज करते हैं तो 30 सेकंड में। जी, 35 दिन में लॉकडाउन के, मैंने पहले ही बताया कि लॉकडाउन से जो फ़ायदा होना था वो फ़ायदा तो हुआ है, किंतु हम हमेशा एक खोल में बंद कर ज़िंदगी को, अर्थव्यवस्था को नहीं रख सकते हैं, उसको खोलना ही पड़ेगा। जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों की बात है, स्थिति अभी काफ़ी हद तक सामान्य है, पर पड़ोस में पड़ोस पश्चिम बंगाल में कोरोना बम है। वहाँ पर जैसे चीन अपनी बातों को बताता नहीं था, वहाँ पर भी उसी तरह की स्थिति है। 35 वर्ष वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन रहा, 12 वर्ष से टीएमसी वहाँ पर राज कर रही है। इन इतने वर्षों में पश्चिम बंगाल ने अपनी शासन नीति का एक अदृश्य रूप से, आप देखिए, अपनी शासन नीति बना ली है कि उसको केंद्र की अवमानना करनी है, केंद्र की अवहेलना करनी है, केंद्र के किसी की डायरेक्शन को नहीं मानना है। तो असम को पूरे पूर्वोत्तर को बचाने के लिए, क्योंकि असम को मुख्य भूमिका निभानी है। असम को जो पश्चिम बंगाल से लगती हुई अपनी सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील करके रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो कुछ 35 दिन में हम लोगों ने पाया है, अगर उस सीमा को ठीक से सील नहीं किया जाता है तो हम खो देंगे। जी हाँ, अभिजीत मजूमदार, आखिरी 20 सेकेंड। देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सलाह देना चाहता है कि इस स्थिति में जब हमारा आम आदमी भूखा है, जब हमारा श्रमिक घर तक पहुंचा नहीं, इस स्थिति में अगर गवर्नमेंट का पास फंड का शॉर्टेज है तो हम लोग का दिया हुआ जो मंदिर मस्जिद का जो फंड है, जैसे साउथ का एक मंदिर अभी सुप्रीम कोर्ट का दर्जा ठकठका रहा है, इमीडिएट उसको सैंक्शन करके
वहाँ का जो गोल्ड है, जो हमारा बालाजी मंदिर का जो फंड है, जो बड़ा बड़ा जो सिद्धिविनायक मंदिर का जो फंड है, वो गवर्नमेंट का पास लेके इमीडिएट देश को रक्षा करना जी है। हाँ, बिल्कुल अच्छा सुझाव है। समरजीत जी 10 सेकेंड। जी 10 सेकेंड में बोलेगा। ठीक है, 20 सेकेंड। आपस में हम लोग गैर नहीं है। हाँ हाँ, छोड़ो कल की बातें, वही आज पुरानी हो गया। कांग्रेस बीजेपी का ये जो नगारा सब छोड़ दीजिए, आपस में भाईचारा लाना है। असम को क्या करना है, मणिपुर को क्या करना है, हमारे युवाओं को क्या देना है, इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, मिलजुल के लड़ना है, कोरोना को लड़ना है। हम लोग वहीं पे मजबूत होगा, तब इंडिया को कहलाएगा विश्व गुरु दुनिया में। यही जी हाँ, है बिल्कुल। मेरा हमें मिलकर विनती लड़ना है आप लोगों और की जो टीवी के नियम है, माध्यम से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो नियम है, उन नियमों का पालन करना है और सरकार को बहुत जल्दी एक ठोस आर्थिक नीति बनानी होगी। कोरोना को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिजीत मजूमदार ने जो एक सुझाव दिया है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके पास अरबों की संपत्ति है और भगवान के लिए हमने भेंट की थी, तो कम से कम जीवन रक्षा के लिए उन्हीं संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि ये सरकार और मंदिर समितियों की अपनी अपनी सूझबूझ की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि 3 मई तक हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि गरीब लोगों के लिए, गरीब और जो मजदूर वर्ग है उनको मदद देनी होगी और सरकार को जो ठोस नीति है उसको लेके आगे बढ़ना होगा। ग्राउंड लेवल तक जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है ग्राउंड लेवल तक सही ढंग से पहुंचना होगा। मुद्दा में इतना ही। धन्यवाद।